हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस वीडियो पर और इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो बताऊंगा। ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बार आपको वो बताऊंगा ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी काम हम करेंगे तो उस काम को करने का बेटर तरीका क्या है वो पहले जान लेना ज़रूरी होता है। एकदम से काम के ऊपर रश करना ज़रूरी नहीं। तो आज तारीख क्या है भाई? आज तारीख है 19। तो आज से लेकर जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम है, आगे अपने आ रहे हैं सीजीएल का मेंस और सीएच। अगर हम मैथ्स की बात करें तो दोनों की तैयारी अलग अलग तरीके नहीं की, ठीक, और पास पास आ रहे हैं। सीजीएल का मेंस जो है वो हो जाएगा जी 26 अक्टूबर को, और मैं अपने जनरल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। और जो सीएचएसएल का मेंस है ये हो जाएगा अपना 2 नवंबर। तो आज 19 तारीख है। आज से रोज़ 7 बजे, शाम के 7 बजे आपके पास मैथ की मॉक टेस्ट डिस्कशन की एक वीडियो मिला करेगी आपको यूट्यूब चैनल पर। और ये कब तक आपको मिलेगी? 26 को पेपर है तो मैं 25 को डालूंगा नहीं, मैं 24 अक्टूबर तक डाल दूँगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल 6 मॉक टेस्ट। हो सकता है एक आधे दिन किसी कारण मिस भी हो जाए, तो 5 मॉक टेस्ट डेफिनेटली आप, जैसे ही 5 मैथ के मिलेंगे और 5 रीजनिंग। ठीक है, क्लियर है भाई? तो पहले दिन मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ये मैं दूंगा एक प्रीवियस ईयर पेपर का, लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर। और यहाँ पर जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा लास्ट वाला, वो भी एक प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि रियल एग्ज़ाम कैसा है हम वहाँ से स्टार्ट करें। फिर यहाँ पर जो बीच में मॉक टेस्ट पूछे जाएंगे वो मैं डिज़ाइन करूँगा, और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवरऑल जैसा पेपर होता है, बिल्कुल वैसे डिज़ाइन। ठीक है, एक गुड पेपर जो आएगा एक वैसा पेपर। अनरियलिस्टिक चीज़ें, इरिलेवेंट चीज़ें उसके अंदर नहीं। क्लियर है मेरे भाई? तो अब इसका फ़ायदा क्या होएगा, इससे मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, आपको इस चीज़ में मैं मदद करना चाहता हूँ। वो एक बार देख, मैं आपको अगर 5 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मान लो आपके पास ऑलरेडी 50 मॉक टेस्ट पड़े हैं, तो मैं आपको 5 और मॉक टेस्ट नहीं देना चाह रहा। उससे क्या ही हो जाएगा, मॉक टेस्ट आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे। इस सारे प्रोसेस से मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, मैं आपको मॉक टेस्ट डिस्कशन दे रहा। एक तो नंबर वन, इस चीज़ की रिक्वेस्ट मत करना कि हमें पीडीएफ दे दो हम इसको एज ए मॉक दे लेंगे। नहीं, एज ए मॉक आपके पास बहुत ऑप्शन क्लियर है। मैं इसके अंदर आपको ये टीच करूँगा कि जो मॉक टेस्ट है आपको कैसे देना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, क्या क्या आप गलतियाँ कर सकते हैं, क्या क्या आप खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, किसी क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग सकता है, एक्चुअल में कितने कम टाइम में वहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, कितने ज़्यादा टाइम वाला क्वेश्चन। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे ताकि आप एक राइट माइंडसेट के साथ पेपर दो और वहाँ पर जाकर राइट डिसीजन लो। ठीक है, तो मैं आपकी तैयारी को एक हिसाब से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कैलिब्रेट करूँगा, ज़्यादा मार्क्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करूँ। ये होगी अपनी मॉक टेस्ट डिस्कशन, ना कि मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट आप मेरे साथ देंगे वीडियो के अंदर, और पूरी वीडियो दें। ठीक है भाई? ऐसे ही मैथ का होएगा, ऐसे ही रीजनिंग का। फिर इस मॉक के अंदर जो अपनी मॉक टेस्ट डिस्कशन के अंदर जो भी आप बातें सीखोगे, उनको आपने जाकर लगाना है कहाँ पर? मॉक टेस्ट के। कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप मॉक टेस्ट देते हैं, जहाँ पर भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर को यूज़ करते हैं, जो भी, उसके ऊपर आपने ये जाकर अप्लाई करना है। कुछ ही दिनों के अंदर आपका ये माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और उसको जाकर आपने पेपर के अंदर यहाँ पर उस माइंडसेट को अप्लाई करके आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए तो गारंटी हो सकती है कि रियल एग्ज़ाम में भी आप ये अप्लाई कर पाओगे। चीज़ को सिर्फ कह देने से अप्लाई नहीं होती कि मैं आपको सिखा दूं कि रियल एग्ज़ाम में ऐसे करना, बोलोगे जी हाँ सर ऐसा करेंगे और वहाँ पर जाकर वैसा कर देंगे। मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि लड़कियों को कितना ही बोलो वो ब्रेक नहीं मारते, पैर से स्कूटी कह देने से सिर्फ बात नहीं बनती, प्रैक्टिस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई।
तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है कितने। तो भाई ये जो वीडियो होएगी इसका मेन पर्पस होगा अपना कि चाहे कैसा भी पैटर्न हो, मैं आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ऐसी कर दूं, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम आए, पेपर को अटेम्प्ट करने की आपकी ऐसी स्ट्रेटजी बना दूं कि इन एवरी सिचुएशन आपका सिलेक्शन पॉसिबल। अगर आपने सिलेक्शन जितनी तैयारी करी है तो आपका कैसा भी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए, इजी आ जाए, डिफ़िकल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन। तो नंबर वन, कुछ बेसिक बातें हम राउंड वाइज अटेम्प्ट करेंगे। पहला दिन है तो ये कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जिनको हम हर दिन फॉलो करेंगे। हम राउंड वाइज पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। राउंड वाइज का क्या मतलब है? आप ऐसे मान लो कि एक पेड़ है, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, ठीक है, और मैंने आपको दिया है कि भाई 30 मिनट का समय है, मैक्सिमम फल तोड़ लो, जितने भी फल तुम तोड़ लोगे वो तुम्हारे। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो एग्जाम में होता है कि 30 मिनट दे दिए कि जितने भी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे वो तुम्हारे। तो सबसे पहले आप कौन से फल तोड़ोगे? जो ऊपर चढ़कर सीढ़ी लगाकर जो मुश्किल है, जो एक फल को तोड़ने में 5 मिनट लग रहे हैं वो, या जमीन पर अगर कोई फल गिरे हैं तो वो उठा लेंगे। फिर अगर नीचे खड़े खड़े कुछ फल टूट सकते हैं, उनको अपनी टोकरी में डाल लेंगे। फिर थोड़ी सी सीढ़ी लगाकर या थोड़ी सी एक कुर्सी लगाकर जो टूट सकते हैं वो तोड़ लेंगे। यानी कि जो कम टाइम में हम मैक्सिमम फल तोड़ सकते हैं वो हम करें। यही काम आपने एग्जाम के अंदर है। जनरली हम 3 राउंड के अंदर एग्जाम को करें। कैसे? सबसे पहली बात तो ये 2 स्टेप हमने फॉलो करने हैं कि आप कामली, बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझें। अगर आप कामली क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझेंगे, कामली नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक रीडिंग से बात नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस डाउन होएगा। ये तो समझ नहीं आ रहा, ये तो समझ नहीं, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप तेजी से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप शांति से पढ़ते हैं तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर जो आपको डिसीजन लेना होता है कि इस क्वेश्चन को मैं अभी कर सकता हूँ या बाद में कर सकता हूँ, वो डिसीजन आप जल्दी ले पाएंगे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, तो उस क्वेश्चन को समझने के बाद या तो आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कर रखे हैं, ये एक फिक्स पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। या फिर आपको लगेगा यार पता नहीं ये क्वेश्चन शायद मैं कर लूँगा बट अब मेरे दिमाग में। या फिर होएगा कि यार पता नहीं ये क्या है, कैसे होगा। ठीक है, तो या फिर ये आएगा कि अब हम करें तो करें क्या है? तो आपने दो ही डिसीजन में से एक चूज करना है, अभी करूं या बाद में। तो राउंड 1 के अंदर वो वाले क्वेश्चन करने हैं। आपने ये नहीं सोचना मैं कौन से क्वेश्चन को राउंड 2 में करूंगा, कौन से को राउंड 3 में। सिंपली जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखा कि हाँ यार ये तो मैं कर लूंगा, साफ साफ दिख रहा है। आपको लग रहा है यार इसमें कुछ डाउट है, छोड़ दो। सिंपल ये दो ही डिसीजन लेने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ने का है और उस पर जो आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना कि थोड़ा सा और पढ़ लूँ, वो टाइम एक्यूमुलेट हो के 4-5 क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो आपके 2-3 क्वेश्चन को हैम्पर कर देता है जो आप कर सकते हैं। इस चीज़ की स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस में तो आप डिसाइड करोगे कि अभी करूँ या बाद में करूँ। अब अगर आपको पता है कि आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं बट उसके अंदर टाइम लगेगा, या फिर आपको ये लग रहा है कि इसको मैं कर लूँगा, पता नहीं कैसे बट थोड़ा सा टाइम देके कर ही सकता हूँ, उनको मार्क और रिव्यू कर दो। तो राउंड 1 में वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप अभी कर सकते हो, जो आपको पता है फिक्स पैटर्न के हैं, जो आपको देखते ही पता लग गया, जो आपको याद आ गए कैसे करने हैं, जो आपको समझ में आ गया कैसे करने। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर हमने क्वेश्चन पढ़े तो सारे हैं, इसके लिए सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि सर फिर उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस काम पर लगा रहता है। मैंने खुद पर्सनली इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, अभी भी मैं मॉक टेस्ट दे लेता हूँ कई बार, इस चीज़ को फील किया है कि दोबारा जब आते हैं तो और ज़्यादा ही समझ में आता है। आपको कोई मॉक टेस्ट के अंदर लगा कर दे। अब राउंड 2 में आप क्या करेंगे? अगर आपने कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं वो कर लो, उसके ऊपर जाकर देख लो, उनका रंग बदल जाएगा। जो अटेम्प्ट कर दिए उनका रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो जो मार्क किए हैं वो कर लो, या फिर बेसिकली वो बात है कि वो क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, भले ही आप टाइम खाकर कर लो,
टाइम खाकर करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर रिसर्च ही करने लग। जैसे पहले मान लो वो क्वेश्चन कर रहे थे कि जो अंडर ए मिनट हो रहे हैं, 30 सेकंड में हो रहे हैं, 10 सेकंड में हो रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो 1 मिनट से 1.5 मिनट में हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, मत करो उसको राउंड 2 में, सिर्फ होगा वाले करो। जब कई क्वेश्चन आपको पहले समझ में नहीं आए थे कि कैसे होगा, जब दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे, आ जाएंगे, टेंशन मत। ठीक है। फिर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बचेंगे कि जो होने के कम चांसेस। लेकिन अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपने कुछ टाइम दिया। अब आपको एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं होगा कि अगर मेरे को 3 मिनट और मिल जाते तो 4-5 क्वेश्चन पीछे ऐसे पड़े थे जो मैं 5-5 सेकंड, ये रिग्रेट ही नहीं होएगा। ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जो थोड़े से मुश्किल, ये मैं नहीं बोल रहा कि ये बचेंगे नहीं, इनके लिए टाइम बचेगा अगर आप यहाँ इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करना है, ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम लगेगा मैथ और रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट, जब आप अपना एग्जाम देंगे तो पहले मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन खुलेगा, तो पहले आपने रीजनिंग करनी है और फिर आपने मैथ। मेरे भाई क्लियर है? अब आगे बढ़ जाएं। ये चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, डिसीजन ले लेना है। ये तो मैं कर लूँगा, कर लो, ये नहीं होएगा तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट बनकर मैं भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्किप करूँ। अगर आप स्किप करते मैं skip। ठीक है भाई। वैसे भाई मैं टीचर हूँ, कितना भी एवरेज बनने की कोशिश करूँ, हो सकता है जो आप स्किप कर दे वो मैं कर दूँ, जो आप कर देते वो मैं स्किप कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज़ है, इस यहाँ पर ये जो अपनी मॉक टेस्ट डिस्कशन है, इसके अंदर आप टाइम कीपिंग नहीं करेंगे कि भैया 1 घंटा हो गया 30 पे, नहीं, बीच में डिस्कस भी कर रहे हैं। जस्ट आप क्या यहाँ पर सीखेंगे? राउंड डिसीजन बनाना, यानी कि अभी करूँ या बाद में करूँ, वो आप रियल टाइम में सीखते रहेंगे जब आप क्वेश्चन देखें। ठीक है। और कामली पढ़ना और समझना आप सीखें। ठीक है। और एट द एंड हम ये एक नॉलेज चेक कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन है जो आज की तैयारी से हम इस एग्जाम के अंदर कर सकते थे, एक रियल एग्जाम। आगे भी जो मैं मॉक लूँगा वो सारे ऐसे ही होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए। तो बात समझ में आ गई भाई? स्टार्ट करते हैं मॉक। जो इजी कंसेप्ट होंगे उनको मैं सिंपली बताकर आगे बढ़ जाऊंगा। कोई ऐसा कंसेप्ट होगा किसी क्वेश्चन में मेरे को बता देना चाहिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा आपके लिए रिवीजन के लिए बेटर रहेगा, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो साइड बाय साइड कुछ नॉलेज भी देंगे, बट मेनली जो है पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स को आपको एनहांस कर रहा हूँ। नॉलेज तेरी देगी, अब इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। पेन और नोटबुक मुझे चाहिए, आपकी पूरी अलर्टनेस मुझे चाहिए यहाँ पर, ये चीज़ें बहुत मदद करने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पढ़ता हूँ मैं। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन पॉज करके मेरे बताने से पहले करोगे, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे, भले ही तेज़ स्पीड में वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट पूरी देखना, यूज़ करना चाहिए। पिरामिड हैज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं इसको लाइव भी ले सकता था, कई बच्चों को लगेगा लाइव लो ना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। मैं टाइम वेस्ट वाले काम नहीं करता, अपनी पेस पर इसको आप लोग देख लो। पिरामिड हैज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस। ठीक है, पिरामिड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, मेरे मन में ये फिगर बन चुकी है पेपर पर भी। ऑफ विच ईच साइड इज 8, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी हर एक साइड 8 है। ठीक है जी। इट्स स्लांट एज इज 24, स्लांट एज। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक्स बता दूं फिर क्वेश्चन कर। ये जो है ये एज है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोर, तिर्यक कोर बोल। ठीक है। और स्लांट हाइट होती है ये, जो साइड में ट्रेंगुलर फेस है, इस ट्रेंगल की जो हाइट होगी इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो जो सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया निकालने में यूज होती है वो एज यूज नहीं होती है, वो स्लांट हाइट यूज। ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2 कुछ और जानकारी दूं मैं आपको। नीचे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पड़ी है, अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे मीडियन खींच देंगे, मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वैसे मीडियन जो है वो सब कुछ होती है, तो लेट दिस बी जी। तो ये जो ए जी है ना, ए जी ओ जी, ये जो ए जी है ये है इसका सरकम रेडियस। इसकी लंबाई होएगी साइड, अगर इसकी साइड में ए मान लूँ, डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। और एक और बात, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ ऐसे, ये परपेंडिकुलर होएगा, तो ये ए जी, ओ जी और ए ओ, ये है इसकी क्या, एज, इसकी एज, और ये साइड बाई √3, और ये क्या है इसकी हाइट, और इसकी हाइट, ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनेगी, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही होती है एज के साथ, और एक बन रही होती है स्लांट। ठीक है, जो भी मैं ऐसे कंसेप्ट वाली बात बताऊं तेज कर सकते हो, अगर आपको आता है, सिर्फ रिविजन अपने पेस पर कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट, ये जो है ये जी डी, ये होएगा साइड डिवाइडेड बाई √3, और फिर उसका आधा कर दो, यानी कि साइड डिवाइडेड बाई 2 √3। ये इसका वो होता है इन रेडियस 69। तो ये जो इन रेडियस है ये वाला पोर्शन, और ये इसकी हाइट है, और ये स्लांट हाइट है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही होती हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही होती है। अब हम करते हैं जी इस क्वेश्चन को। तो ये नॉलेज अपनी पहले लेने की नॉलेज थी, अब हम इसको यूज़ करके देखिए क्वेश्चन को। तो उसने बताया है कि स्लांट एच 24 है, तो जैसे उसने स्लांट एच 24 बताया, मैं सबसे पहले ये बना लूँगा, फिर यहाँ से मैंने हाइट बना, तो उसने इसको 24 बताया। ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, क्या पता है, कि अगर इसकी हाइट 8 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये होएगा 8 डिवाइडेड बाई √3। अब मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ट्रायंगल ए बी ओ के अंदर। तो अब मुझे दोनों के अंदर 8 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 8 को काट दूंगा, बट इसका ध्यान रखना है कि बाद में आप इसको दे दो 8, 8 एकम 8, 8 3 24। अब मैं ये हाइट निकाल, मैंने 8 पहले ही दे दिया है, 8 छीनना है तो देना ही पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 1/3, 3 में 27 और 1 26/3, और अंडर रूट, ये हो जाएगा √26/√3। समझ लेना ये। अब मुझे इसकी लेंथ भी पता है, बिकॉज ये है 8 डिवाइडेड बाई 2 √3, यानी कि 4 √3। और बिकॉज उसने मुझसे क्यों पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है वो मुझसे वॉल्यूम पूछता, उसने मुझसे पूछा है होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, तो उसके लिए मुझे स्लांट हाइट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर नहीं आता। वॉल्यूम पूछता तो एरिया ऑफ द बेस इंटू, मैं सिर्फ हाइट निकाल, जो कि मैं निकाल। ठीक। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होएगा। तो यहाँ पर देखो 26/√3 है, तो ये अंडर √3 है, तो यहाँ पर भी अंडर √3 है, नीचे ऊपर 4 है, तो 4/√3 दोनों में कॉमन है, मैंने 4 यहाँ से काट दिया, √3, इसकी जो लंबाई होगी 4/√3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अब इसका स्क्वायर क्या होएगा, ये है 2 अंडर √26, 2 का स्क्वायर 4, 26 का अंडर √26 का स्क्वायर 26, 26 का डबल 52 का डबल 104, 104 प्लस में इसका स्क्वायर 1 अंडर रूट, तो अंडर √105। तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, मैं 3 से इसको काट रहा हूँ, 3 3 9, 3 5 15, 4 अंडर √35, ये आ गई है जी सर। अब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है। अगर आपको ये लगे कि आप इस क्वेश्चन को स्किप करते तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, स्किप करके बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कभी भी घबराना नहीं है, बस वो आपके पेपर को खराब कर देगा। कभी भी ये लेवल नहीं लगाना एक क्वेश्चन को देख के, अरे आज तो पेपर ऐसा आया है वैसा आया है। रियल 6 मार्च को हुआ पेपर, आप खुद देख लेना कैसा है। ठीक। तो इसके बेस का एरिया क्या होएगा, इसके बेस का एरिया होएगा, इसके बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, प्लस लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। अगर साइड 8 है तो नीचे वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 8 3 24 इंटू स्लांट हाइट, जो कि आ गई है 4 अंडर रूट 35। ये आपका उत्तर हो जाए।
16√3 प्लस 48√35 ऑप्शन। ठीक है। और इन क्वेश्चन में जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो पिरामिड को ध्यान नहीं रखेंगे, प्रिज्म ले जाएंगे, सिली मिस्टेक, क्योंकि वो उतनी शांति से नहीं कर रहे, जल्दबाजी में कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया निकालते रहेंगे, ऑप्शन से कंपेयर करते रहेंगे, होल सरफेस एरिया। शांति से पढ़ने का थोड़ा सा ये फायदा है, 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट जो 1-2 मिनट खराब हो सकती है ना, अगर आप शांति से नहीं पढ़ेंगे तो 30 क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो मार खाओगे, कहीं ना कहीं तो 1-2 मिनट खराब कर दोगे, वो बच जाएगी। और शांति से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या 2-3 जगह ही मार खा लोगे, तो शांति से पढ़ने वाला फायदे में रह जाएगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, मैं इतने आगे आ गया क्या? अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या सर ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था? जी हाँ। क्या ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा डराने वाला था? जी हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाला। टेंशन मतलब अगर आपके साथ ये हुआ तो नॉर्मल है। नेक्स्ट, पढ़ो भाई। इफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 60%, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक मिल्क 80? ये बोल रहे हैं दो सॉल्यूशन को मिलाना है। एक सॉल्यूशन तो है मिल्क प्लस समथिंग, मिल्क प्लस वाटर मान लो, जो भी है। ठीक, एक तो मिल्क प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं कितना मिल्क ऐड करूं? ठीक है, इनको ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मिल्क कितना है इसमें परसेंटेज में? सर 60%। जो आप ऐड कर रहे हो वहाँ पर मिल्क कितना? सर 100% है। ओके, फाइनली मिल्क कितना चाहिए? सर 80% चाहिए। पता लग जाएगा। इन दोनों चीज़ों को, एक जिसमें 60% दूध है, एक जिसमें 100% दूध है, उनको मैं किस रेशियो में मिलाऊं कि 80% दूध आ जाए? देख लो, एलिगेशन का बेसिक। जब आप शांति से नहीं पढ़ते, हड़बड़ी में रहते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन भी कई बार स्ट्राइक। ओके जी, 1:1 में मिलाना पड़ेगा। तो ये उसने बोला था 80 लीटर है, फिर ये भी 80 लीटर हो जाएगा, एक की जगह 80 तो एक। डुएबल क्वेश्चन, राउंड 1 में कुछ ही देर में करके आगे हम बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन को शांति से पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ो। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, देन द एचसीएफ ऑफ दिस। हो सकता है बच्चे को लगे कि अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं कर, अभी मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके लिए मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ? ये नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे मानना तो पिटाई होगी। तो कि ये स्किप करना कोई बुरी बात नहीं है, भले ही बाद में आप कम टाइम में कर लो, स्किप करना बुरी बात नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक आसान क्वेश्चन स्किप कर दिया तो नुकसान नहीं होता, मुश्किल कर दिया ना तो नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होएगा, और उसी की कमी है हमारे पास। हालांकि टीयर 2 में उतने टाइम की कमी नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ 30 में से 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 में से 30 क्वेश्चन करके आ सकते हो अच्छे से, टाइम मैंने सारे ठीक कर, अगर आपने मेहनत करी है राइट कंटेंट पे, सारे ठीक करके स्ट्रेटेजी। अपने पास एनफ टाइम है अगर हम उसको अच्छे से मैनेज करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल? एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर, तो मन ही मन में देख लो, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, या बना लो, कोई दिक्कत। सर्कल का रेडियस 5 है, अगर सर्कल का रेडियस 5 है मेरे दोस्त, स्क्वायर का डायमीटर 10 हो जाएगा। तो ये अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 10/√2, 5√2। डायमीटर √2 गुणा होता है, साइड आ जाएगी 5√2। आप उचित रहे फ्री माप, तो इसको 4 गुणा कर दोगे, 4, दैट इज। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। जी हाँ। कोई दिमाग लगाना है? जी नहीं। फिर भी कई बच्चे सोचते हैं इसको 5 सेकंड में करें, मैं नहीं बोलूंगा आप 5 सेकंड में करो, क्यों करना 5 सेकंड में? खराब हो जाएगा, 20 की जगह 40 लगाया होगे, कुछ और लगाया होगे, फिर शांति से करना है। क्वेश्चन ईजी हो डिफिकल्ट हो, अपनी अटेंशन डाउन कभी नहीं कर, रिलैक्स रहो, प्लस पूरे अटेंटिव रहो, हर एक क्वेश्चन को इज्जत दो, वो तुम्हें मार्क्स देगा। क्लियर है? आगे, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, उसने बता दिया, उसकी हाइट बता दी, वॉल्यूम पूछ, ठीक है, πr²h दिया उसने। कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया जो कि होता है 2πr/h।
पाई आर एच इक्वल टू पाई, पाई से पाई कट गई। देन उसने कुछ बताया है, एच की वैल्यू उसने 14 बता रखी रही, 14 निम में होता है इस आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पूछा है, पाई। अब ऐसे में उत्तर में क्या देखता हूँ कि पाई खोल ली या नहीं खोल ली, नहीं खोल ली है तो पाई को पाई रहने दो, पाई आर स्क्वायर। आपको क्या लग रहा है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करना है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है। ओवरऑल एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ओवरऑल एग्जाम को आप कैसे हैंडल, उसके लिए इस सब प्रोसेस में से गुजरना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है के साथ। तो ये मॉक टेस्ट डिस्कशन आपने जो मॉक्स ले रखे हैं, जो आप दे रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, उनके अंदर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। 2 7 14, 9 9 81, 7 1 7, 7 8 56 बटे 2, 280 तो आ जाएगा, इससे ये होता है 83 हाफ। ऑप्शन है डुएबल है। आगे बढ़ जाऊँ, कोई स्किप करेगा मेरे को? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। देखो भाई, एक बार क्वेश्चन के ऊपर नज़र मारेंगे तो ही पता चलेगा, अभी करें या बाद में। अंडर रूट 225 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। अगर ये 169 हो जाएगा अंडर रूट 160, 13 आएगा बाहर, ये हो जाएगा 121, तो इसके बाहर आएगा 121 का अंडर रूट 11, 25 और 11 36 होता है, तो इस अंडर रूट के बाहर आएगा 6, 10 और 6 16, इस अंडर रूट के बाहर आएगा 4, तो ऊपर तो 4 आ गया। नीचे अंडर रूट के अंदर कुछ लिख रखा है, देख लेते हैं क्या लिख रखा है। एक तो 16 लिख रखा है, प्लस ये है, इसको ऐसे लिख लिया करो 19 1/4। अगर ऐसे लिखा हो कि 19.75, तो ऐसे लिख लिया करो 19 3/4। फिर इसको सोल्व करोगे बढ़िया रहेगा। 1925/100 मत लिखो, चाहे मन ही मन में कर लो इसको। 19 चौके 76 और 1 77/4 लिखा है, गुणा में 4 का स्क्वायर। मैं एक काम करूँ, थोड़ा को कॉमन ले लेता हूँ मन ही मन में। 1 + 77/4, 4 एकम 4, 81/4 हो गए, 81/4। और ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के बाहर क्या निकलेगा 4 चौके 16, 4 की जगह निकलेगा 2, और इस अंडर रूट 81 की जगह निकलेगा 9, विल बी 2/9। क्या शांति से हम क्वेश्चन को देखें तो राउंड 1 में सब कर लेंगे? कर लेंगे जी। ये क्वेश्चन करो, मैं पानी पी लूँ। शांति से पढ़ोगे, क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो, शांति से पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसी काम को रिपीट करना है। और जो मेंस बैच वाले स्टूडेंट हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुके हो। आपको मैं स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ कोर्स। अगर आपने वो लाइटली लिए हैं तो फिर गलत बात है भाई, अपनी तरफ से रिसोर्स। ए बी एंड सी और सारे मेंस वाले बच्चे हैं, उनको भी ये सारे मॉक तक आपके अंदर ये स्किल आ गई होगी, इतने मॉक हमने डिस्कस किए, उसको और इम्प्रूव करते हैं। ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूव। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन दिस रेशियो, तो कैपिटल इस रेशियो में इन्वेस्ट करी, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन दिस रेशियो, प्रॉफिट इस, तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो। उसने प्रॉफिट का रेशियो बता दिया, उसने इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दिया, टाइम का पूछ लिया, ठीक है। प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्ट डिवाइड कर दो, प्रॉफिट का रेशियो है 2 3 5, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3 4 8, ये उत्तर आ जाएगा टाइम का रेशियो। इजी क्वेश्चन पूछा, कट रहा है नहीं कट रहा, तो इन तीनों के एलसीएम से गुणा कर दो, 8 4 3, 8 और 4 दोनों में तो 8, इनका तो एलसीएम 8 ही आ गया, 8 3 3 8 24, 8 दूनी 16, 4 6 24 3 18, 8 3 24 15, 16 18 15, ऑप्शन सी डुएबल क्वेश्चन है भाई। The probabilities of solving a problem by 3 students A, B and C are these. The probability that problem will be solved. तो जनरली प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उससे थोड़े से बच्चे
नया टॉपिक ऐड हुआ है, थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, उतने श्योर नहीं होते। मैं ये मानूंगा कि बच्चा ये सोचेगा कि इसको बाद में कर, क्वेश्चन को गलत करने से बेटर है कि हम उसको बाद में करें। सपोज मैंने ये आपके लिए, ये नहीं बोल रहा इसको करेंगे नहीं करेंगे, ये डिफिकल्ट है इजी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट किसी को रख के मैं इसको बाद में। नेक्स्ट, रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाय बाइसिकल। 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से कर लिए उसने, 6 किलोमीटर दो। इसमें दो तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, इसने 45 किलोमीटर डिस्टेंस किया, ये 15 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म का इस तरह का जो क्वेश्चन। कई तो ऐसे क्वेश्चन और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये रेशियो मेंटेन करना होता है उनके अंदर, कुछ भी आप ले सकते हो। वैसे क्वेश्चन आएंगे तो एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है रेशमा ने? 45, 80 और 6 तो 20 और 11 131। टाइम कितना लग गया? 45 किलोमीटर 15 की स्पीड से, 15 थी 45, 3 घंटे। 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से 2 घंटे। 6 किलोमीटर 2 की स्पीड से 3 घंटे। 3 और 3 6 और 2 8, तो 31 बटे 8, 16 8 128, 16 3 बटे, दैट इज इजी क्वेश्चन, डूएबल। आगे बढ़ जाए, पढ़ो। आप एक रियल एग्जाम दे रहे हैं, रियल एग्जाम जो आया है पिछले साल। A dishonest dealer marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20%. पहले 50% मार्क कर दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेज ए फॉल्टी बैलेंस, रीड्स दिस, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट? पेट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए मैंने ये। तो 50% मार्क किया तो भैया 3/2, प्रॉफिट भी 50% हो जाएगा। बट एक और काम किया क्या, डिस्काउंट दे दिया 20% का, ठीक है। इसका प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिस्काउंट यानी कि 80/100, 4/5, अब इतना प्रॉफिट हो जाए। उसने एक और काम कर दिया, तो कभी भी वो वेट को मैनिपुलेट करता है तो उसके कारण प्रॉफिट कितना होता है। तो जो वो वेट को मैनिपुलेट करता है, इसको मैं टाइम लेकर थोड़ा सा बता दूं। मान लो आपने 1 किलो का बाट आप दिखा रहे हो, आप दुकानदार हो, है? इतने का जो वेट है ये आप दिखा रहे हो ग्राहक को, शो कर रहे हो, और आप यूज कर रहे हो उसकी जगह 800 ग्राम, यानी कि आप चीनी बेच रहे हो, एक्चुअल में आपके घर से 800 ग्राम चीनी गई, बट आप ग्राहक को लग रहा है कि 1 किलो गई, और आपने 1 किलो के रुपए ले लिए। तो हमेशा जो भी प्रॉफिट की फ्रैक्शन होएगी कि प्रॉफिट कितना हुआ, वो डिसाइड होएगा। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है SP/CP, प्रॉफिट की मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। तो एक्चुअल में जो ग्राहक चीनी लेकर गया है, आपने उसको कितनी चीनी दी है? 800 ग्राम। आपकी जेब पर कितनी चीनी का खर्चा आया है? 800 ग्राम। आपने एक्चुअल में 800 ग्राम दी है उसको, आपकी जेब पर खर्चा हुआ है 800 ग्राम। कॉस्ट प्राइस वो है जो 800 ग्राम चीनी, लेकिन रुपए कितने के ले लिए? 1000 ग्राम। सेलिंग प्राइस क्या रहा उस चीनी, जितने रुपए आए, तो 1000 ग्राम के रुपए आए, तो ये सेलिंग। तो जो शो किया बटे में जो वेट यूज, ये डिसाइड करता है क्या मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन होगी प्रॉफिट। क्यों करता है वो मैंने बता दिया। ये SP के इक्विवेलेंट है ये वाला वेट, क्यों? क्योंकि ये आप उसको शो कर रहे हो ग्राहक को, इसके रुपए आएंगे, बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये जो आपके घर से निकल रहा है, इसका ये आपका खर्चा लगा है, इतनी चीनी आपके घर से जा रही है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस। सिंपली यहाँ पर क्या है, 1000/900। पाँच दूनी 10, 4/3। भाई जो है एक का फायदा कमा रहा है 3 पर 33, दैट इज इक्वल
क्लियर? अरे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप ट्राई करेंगे। आप पहले मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वो पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मैं अभी करूँगा कि बाद में करूँगा। ये डिसीजन बना लेंगे, फिर तुरंत सोल्व कर लेना। जो मैंने स्किप करवा दिया उसको हम बाद में ही, लेकिन पहले आप डिसीजन बना लेंगे तभी तो डिसीजन लेने की प्रैक्टिस होएगी। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड ए बी इज इक्वल टू, तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे तभी पता चलेगा क्वेश्चन। छोड़ूँ ना छोड़ूँ, क्या करूँ इसका? ए बी इज इक्वल टू 12, ठीक है जी। एंगल सी ए बी 60, सी ए बी ये वाला 60 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी की लेंथ बताओ, क्या ही क्वेश्चन है। अगर 30 के सामने 12 है तो 60 के सामने क्या होगा? 12 रूट। देखो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर ले हम। तीन जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हैं उनका 60, 30 के सामने अगर एक है तो 60 के सामने उसका रूट 3 टाइम 90 के सामने। इस ट्रायंगल की साइड्स का ये रेशियो होएगा। ये दूसरी ट्रायंगल है दोस्त, 45 के सामने एक, 45 के सामने 90 के सामने, और ये तीसरी ट्रायंगल 15 के सामने होएगा रूट -1, 75 के सामने +1। तीनों ट्रायंगल जो क्लियर है, बार बार आपको दिखेंगे। नेक्स्ट, find the number of diagonals of regular polygon sum of whose interior angles is 22,000 डिग्री था ये यहाँ पर। वो आपको हार्ड आ गया होगा 2200। तो सिंपल इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 अगर n नंबर ऑफ साइड है इंटू, जो कि इक्वल होएगा, ये आपको याद होने। अगर आप इस टाइम पर ये बोल रहे हो हमें फॉर्मूले याद नहीं है, तो जो बैच वाले स्टूडेंट हैं, बात बताता हूँ आपको। मैंने ये पूछा था कि बैच के अंदर टेलीग्राम में ध्यान होगा आप लोगों को, अभी कितने स्टूडेंट हैं जो ऑल्टरनेट डे पर वो कर रहे हैं अपने नोट्स। मैंने आप लोगों को ये बोला था ऑल्टरनेट डे पर करने हैं, इन अरिथमेटिक एक दिन एडवांस या हर दूसरे तीसरे दिन पर। तो वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट निकले, और जो स्टूडेंट कुछ कुछ दिनों में कर रहे थे, अगर मैं उनको जोड़ लूँ तो भी वो 50% भी नहीं हो। वो परसेंटेज आप देखना उसी के अप्रोक्स है जितना सिलेक्शन। तो अब अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो फिर दूसरा बच्चा तो दिन रात सारे फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहा है, उनको बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप उसे कैसे कम। ये नहीं बोल रहा आपको ये नहीं पता, आपको ये पता होगा। मैं जस्ट इसकी इम्पोर्टेंस आपको याद दिला रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना कि ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए। मैं पहले ही वो चीज़ें बताता हूँ ऑप्टिमम की जो उनमें से आप स्किप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अगर आप भाई कम मेहनत करोगे, काम चोरी करोगे, फिर फ़ायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फिर नहीं है फ़ायदा, नहीं होएगा सिलेक्ट। तो अभी लास्ट के जो दिन बचे हैं, एक दिन आपने कंसेप्ट नोट्स तो बनाए ही होंगे अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो आप लंबे टाइम से। एक दिन आप सारे एडवांस मैथ के कंसेप्ट नोट्स में से निकलेंगे, और एक दिन सारे अरिथमेटिक के कंसेप्ट नोट्स में से निकलेंगे ऑल्टरनेट डे। जो बंदा पहले ऑल्टरनेट डे निकल रहा था मेरी बात मानकर, वो एक दिन पूरे मैथ्स में से निकल जाएगा, अगले दिन फिर 1 घंटा लगता है पूरे मैथ्स के उनमें से। ये सर क्या मदद करेगा? ये तुरंत आपको क्वेश्चन स्ट्राइक करवा देगा। अभी ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको ये समझ में ना आए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, बहुत रेयर होगा। वो क्वेश्चन भी अगले राउंड में समझ लीजिए। 9 दूनी 18, 2 पंजे, n-2 की वैल्यू है 15, n की वैल्यू हो। तो अब नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n इंटू n-2, तो दैट इज 17 इंटू 14/, और 25 तक पहाड़े मस्ट है। 25 से ऊपर 30 तक भी पहाड़े करने की जरूरत नहीं है, 25 तक कर लो, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है,
इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स इज 2/5। तो 2/5 का मतलब क्या होता है? 2/5 का मतलब होता है जी 40%। 40% ब्याज लग गया जी 5 साल में। 1 साल में कितना लगा होगा? 5 × 8 = 40, 8%। देख के ही कर लोगे। 40% ब्याज लग गया 5 साल में। रेट क्या होती है कि 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 1 साल में 8%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो एक तो ये वाला पोर्शन है ना, एक ये यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 माइनस ये क्या है? 9 और 3 12 और 2 14। यहाँ से माइनस का 14 निकलेगा, 14×6 = 84। तो ये दोनों मिलाकर प्लस का 84 हो जाए। क्लियर है? अगर आपको ये लगे कि सर पहले डिवीजन वाला सोल्व करना था, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे देख, ऐसे है कि 3 है, माइनस में एक गैंग है, डिवाइडेड बाई ये एक गैंग है आगे, ये पूरी गैंग ही है, ये सारे मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको भी सोल्व कर लिया, मैं इसको भी सोल्व करूँगा, फिर इसको उठा के इसके थोड़ी सी क्लैरिटी है तो आपको पता लग जाएगा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। 2 × 2 प्लस का 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 7×3 = 21 डिवाइडेड बाई 21 है, 2184 माइनस का 1 इस तरह। और एक और बात बता दूं, खासकर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ये हर साल ये पैटर्न चलता रहता है और ये हर साल चलता रहेगा, और मैं हर साल ये बात बताता रहूंगा। आदमी एक ही तरह के पैदा हो रहे हैं धरती, एक ही तरह के कंपटीशन में। कि सिंप्लीफिकेशन एक इजी टॉपिक है, बट ये कैलकुलेशन को ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स करवाता है। आप खुद देखो, मैंने एक कैलकुलेशन इनको जोड़ने में करी, फिर दूसरी कैलकुलेशन दिस इंटू दिस करी है, और तीसरी कैलकुलेशन मैंने इनको गुणा करने में करी, फिर चौथी कैलकुलेशन मैंने इनको जोड़ कर करी, फिर पाँचवीं इनको गुणा करके, फिर छठी इसको इससे डिवाइड करके करी, और फिर 3 में से 4 घटाया। तो जो ईजी है बट ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम है, ईजी है इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, इसलिए आप नेगलेक्ट मतलब उतने अलर्ट नहीं रहते हो, और ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम है तो एक भी जगह कहीं पर भी छोटी सी गलती हुई प्लस माइनस की और सवाल गड़बड़ा जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पर गड़बड़ हुई। वैसे नहीं, इस टाइप का फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कभी भी लाइटली मत लो, कभी भी उससे ड्रो मत, सब अनकंफर्टेबल होते हैं। पहली बार में ठीक कर लो, भले ही किसी से 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर कर लो, यू वोन दैट क्वेश्चन, अब जीत गए। ये बच्चे बार 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 करते रहते हैं, 2 2 3 3 बार इजी इजी क्वेश्चंस को, क्यों लाइटली लेते हैं? सोचते हैं 5 सेकंड में उड़ा दूं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप कंफर्टेबल होते हैं, घर में होते हैं, जिस मॉक टेस्ट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी तेज़ होएगी उसके कंपैरिजन में। जब आप रियल एग्जाम में होते हैं आपको डर लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि आज रियल, अगर आप थोड़ा सा ऐसा महसूस करें कि यार मुझे चीज़ों को थोड़ा सा डबल चेक करना पड़ रहा है, या हल्का सा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं हो। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी आपको करके बता सकता था, देखो मैंने लिख के बताया, एक्सप्लेन, बट मुझे पता है आप एग्जाम में जाएंगे तो इस क्वेश्चन में भी थोड़े से टाइम लेके फिर आप आगे बढ़े। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 12। एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 12 है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड्स, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट की बात कर रहा है, ठीक है जी। हाइट 60 है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। और एरिया इतना है, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, दैट इज इक्वल टू 138। दैट्स टू। तो हमें पता है जो पैरेलल साइड्स है उनका सम 46 है, और उनका डिफरेंस क्या है? उनका डिफरेंस है भैया 12। तो सपोज जो पैरेलल साइड्स हैं वो हैं ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, एंड ए माइनस बी इज, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो माइनस से पहले वाली साइड चीज़ है या जो बड़ी चीज़ है वो सम बाई 2, तो इन दोनों का सम क्या होएगा? 29। और जो माइनस के बाद वाली चीज़ है वो डिफरेंस बाई 2, इसी डिफरेंस क्या होएगा जी? 34। 29 और 17 है।
क्लियर है। क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। For a sample data, mean is equal to this, median is equal to this. For this distribution, the mode is equal to what? ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ भाई, पहले यूट्यूब पर भी बता चुका हूँ। स्टैटिस्टिक्स की एक वीडियो डाली थी मैं, कोर्स में बता चुका हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसको राउंड 1 में करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं कैसे उसको याद करूँगा वो ही मैं बता देता हूँ। मैं याद करूँगा सबसे पहले मदन को, MDN मदन, फिर मैं इससे लिखूँगा MD को पहले लिखूँगा, फिर मैं MN को बाद में लिखूँगा। मैं इज इक्वल टू कर दूँगा, 3 वाले के इज इक्वल टू कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, 1 2। मैं ऐसे ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आपको डायरेक्टली याद है आप रख सकते हैं, मेरे को डायरेक्टली ऐसे याद नहीं है। 1 mod प्लस 2 मीन, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीन। मैं ऐसे लिखता हूँ मदन, फिर इधर MD, इधर MN, 1 2 3, और फिर तुरंत इनकी वैल्यू सब याद रखने का यही तरीका बताया था। ये MDN मदन कैसे बनेगा, MD से और MN से। जैसे MD और MN में से आप M कॉमन ले लेंगे तो बीच में D और N बनेगा, तो मदन बन गया, मास्टर मदन। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। उसने क्या बोला कि मीन 60 है, अगर मीन 60 है दोस्त तो ये 120 है। और मीडियन कितना है, मीडियन उसने बोला 48 है, तो ये 144 है। और वो बोल रहा है कि ये मोड कितना होगा। 120 में क्या जोड़ूं कि 144 आ जाए, आप बोलोगे सर 24 जोड़ दो। थैंक्स, आपने बता दिया, ठीक है। फिर और एक और बात बता दूं, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर आप कोई भी डाटा लेंगे, उसका मीन मीडियन मोड निकालेंगे, उसके ऊपर ये रिलेशन लगाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है लगेगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मूला है, बहुत लार्ज डाटा। तो ये इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर लागू होगा जब वो आपको इन 3 में से कोई भी 2 बता के तीसरा पूछता है वो। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। The centroid of an equilateral triangle is this। ओके जी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है वो सब कुछ होता है उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर सब होता है। लेंथ ऑफ PL, तो PQR है, PL यानी कि साइड डिवाइडेड बाई √3, 6 डिवाइडेड बाई √3, 2√3। आप मेंटली इसको कर सकते हैं, डेफिनेटली मेंटली कर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होएगा, सरकम रेडियस होएगा A डिवाइडेड बाई, और ये वाला पोर्शन क्या होएगा, A डिवाइडेड बाई 2। साइड है आपकी 6, 6 डिवाइडेड बाई √3, इनसे काटूंगा। आगे बढ़ जाऊँ। ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 120 मेरे को ये याद है, मैंने पहले आपको ही बोला है। ये कोस 60 का नेगेटिव है। अगर आपको ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं। कोस 60 का नेगेटिव है कोस 1। सर हम एग्जाम में कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। कोस 120 बोल रहा है, आप ऐसे कर सकते हो। कोस 180 माइनस 6, आप ऐसे कर सकते हो। कोस 90 ऐसे भी कर। कोस 90 प्लस 30 ये हो जाएगा जी साइन 30, लेकिन 90 प्लस 30 यहाँ पर कोस क्या होएगा, हमने ये वाला फंक्शन देखना है, पहले वाला, बाद वाला नहीं देखना। यहाँ पर ये कोस क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 माइनस कोस 180 माइनस 60, ये कोस 60 ही होएगा। 180 पर आपने देखा, मैं बेसिक चीज़ें सारी रिवाइज नहीं करूँ। तो कोस 60, बट ये 180 माइनस, ये फिर से इसी क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, तो कोस 60 का नेगेटिव होता है, मैं बोल रहा था ना, तो माइनस। दूसरा आप यहाँ पर ग्राफ बनाकर भी कर सकते हैं। कोस का ग्राफ आपको पता होगा ऐसे जाता है, मैं आपको बता रखा है, सिंपल सी बात है। ये 90 है, ये बोल रहा है कि भैया इस 90 से अगर मैं 30 डिग्री आगे जाऊँ, ऐसे हमें करेंगे नहीं हम एग्जाम में, ये अंडरस्टैंडिंग वैसे पता होनी चाहिए। तो कहाँ पर जाऊँगा, तो इससे 30 डिग्री पहले यानी कि 60 डिग्री पर आप कहाँ पर होते हो, कोस 60 होता है हाफ, इससे 30 पहले आते हो तो आप आधा चढ़ चुके होते हो, तो 30 आगे जाके आधा गिर जाओगे। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। इसकी वैल्यू क्या है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 2x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करने लग जाऊं
अगर मैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कंप्लीट करने लग जाऊँ, डिट्टो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास क्या क्या आएगा, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x। मैं इसको एग्जाम में कैसे करूँगा, मैं ये सोचूंगा अच्छा इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसके स्क्वायर में एक तो ये 40 आएगा और 4xy आएगा यानी कि xy का 4 गुना 24, इसका स्क्वायर 64 के बराबर है, तो खुद इसकी वैल्यू 8 के बराबर। यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू पुटिंग यहाँ पर होएगी नहीं, हिट एंड ट्रायल बोलेंगे हम। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई और दो इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग तो कैसे करें, हिट एंड ट्रायल करके देखें एक बार लगेगा कि नहीं। यहाँ से अगर मान लो मैं इसको 1 और 6 मान लूँ, यार ये पहली बार में ही सेट हो गया सॉरी, इससे कई बच्चे उनको लगेगा हमारा सेट नहीं हो रहा। मैं पहले इसको 2 और 3 मानने की सोच, अगर मैं इसको 2 मानता, 2 दूनी 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 9, सेट नहीं होता। मैं 3 2 मानता, 1 6 मानता, हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते, बट करेंगे नहीं, डायरेक्टली हमें मेथड दिख रहा है कैसे। नेक्स्ट पढ़ो भाई, जल्दी डिसाइड करो कि क्या करोगे आप। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे, 50 पैसे, 2 पैसे एंड 5 पैसे, इनका रेशियो ये है। पेट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहे कोई, मैंने आपको बताया है कैसे कि आप रेशियो को ही मान लो कि एक्चुअल में इतने ही कॉइन है, रियल में इतने हैं नहीं, ठीक है। अगर रियल में ही इतने कॉइन हैं, रेशियो जितने ही 25 पैसे के 5 ही कॉइन है, तो हम देख रहे हैं अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आपको बताएगा इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन्स इज, हमेशा वो आपको टोटल अमाउंट नहीं बताएगा, वो कभी कभी बोलेगा कि 50 पैसे के कॉइन और 2 रुपए के कॉइन का इतना अमाउंट है, 50 पैसे के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन में फर्क कितने का है, तो जो भी उसने रियल में निकाल रखा है वही आप निकालो, फिर हम कंपेयर करेंगे कि रेशियो के हिसाब से कितना है, रियल में कितना। देखो 25 पैसे के 5 कॉइन, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये, 5/4 रुपये तो यहाँ से हो गए, 50 पैसे के 4 कॉइन तो 2 रुपये यहाँ से हो गए भैया, 2 रुपये के 3 कॉइन, 2 तिये 6 रुपये यहाँ से हो गए, 5 रुपये का एक कॉइन, 5 एकम 5 रुपये, 6 और 5 11 और 2 13 रुपये, 3 इंटू 4 इंटू 13, 13 चौके 52 और 5 57/4 रुपये हो गए, लेकिन रेशियो में तो इतने हैं, तो सॉरी एक्चुअल में तो इतने हैं, तो रियलिटी एक्चुअल वैल्यू कितने गुना है रेशियो की, 20 गुना, 20 गुना नहीं गुना, ठीक है। तो जो हमने रेशियो में ये वैल्यूज मानी है ना, एक्चुअल में इसके 20 गुना है नंबर ऑफ कॉइन्स, 20 पंजे 100, 100 कॉइन है 25 पैसे के, 20 चौके 80 कॉइन है 50 पैसे के, उसने जो भी पूछा बता दो। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन। देखो 25 पैसे के 5 हैं और ये 1 है, तो 5 और 1 में फर्क है, रेशियो में 4 का, तो एक्चुअल में 20 चौके 80 का, ठीक है। कभी कभी वो क्या पूछता है पता है, इनके नंबर में डिफरेंस नहीं पूछता, इनकी वैल्यू में डिफरेंस पूछता, फिर क्या करोगे, तो भैया इसकी वैल्यू क्या होएगी, 20 पंजे 100, 100 कॉइन है 25 पैसे के, तो 25 रुपये हुए, 1/4, 1/4 रुपया है ना, 100 इंटू 1/4, 25 रुपये हुए, और 5 रुपये के कॉइन की वैल्यू कितनी है, इसका 20 गुना है ना, तो 20 कॉइन है 5 रुपये के, तो 20 कॉइन है, 20 पंजे 100 रुपये वैल्यू होगी, तो 100 और 25 में 75 रुपये का फर्क। ध्यान रखना नंबर पूछा है वैल्यू, आगे बढ़ जाओ। तो भाई एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स, ठीक है, 4 पेपर के इतने मार्क्स हैं, 5वें पेपर में उसके 56 मार्क्स आए, न्यू एवरेज क्या होगी, बिल्कुल सिंपल पैटर्न कि एडिशन ऑफ आइटम पे क्या चेंज, तो जो भी आइटम ऐड हो रहा है वो एवरेज से 5 ज़्यादा लेकर आ, जितना भी ज़्यादा या कम लाएगा सब में बटेगा, ये 5 कितने में बटेगा, पहले 4 पेपर थे, 5वां ये, टोटल 5 पेपर, एवरेज 1 बढ़ जाएगी, पहले 51 थी अब 52 हो जाएगी।
सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पैटर्न। A and B can complete a work in 48 days. A is 4 times as work efficient as B. A 4 गुना efficient है B से। अगर B 1 यूनिट कर सकता है तो A 4 यूनिट, और दोनों मिलके कर सकते हैं। तो दोनों ने मिलके 48 डेज में किया, काम इतना होगा 5 इंटू 4। अब ये बोल रहे हैं B अकेला करे, यानी कि 1 यूनिट करने वाला कितने दिनों में कर देगा, 240। तो ईजी है ये क्वेश्चन। मैं जो मॉक बनाऊंगा वो इससे थोड़ा बढ़िया ही बनाऊंगा। मैं इजी मॉक नहीं बनाऊंगा, मॉडरेट मॉक, मॉडरेट कैप। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा, एक्चुअल में आया है ऐसे पेपर में यार, क्या बोलते 30 में से एटलीस्ट 28 क्वेश्चन कर, 30 नहीं बोल रहा बट एटलीस्ट 28 बन। सारे बच्चों ने, ठीक है, उन्होंने मेहनत करी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। पर इस कंसेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 3 तरह की लाइनें हो सकती, तो ऐसी लाइनें हो सकती तो एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरसेक्ट, एक ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल, ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज जो लाइन 1 है उसकी इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ a1x 1y, और जो लाइन 2 की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट a2x by, इन दोनों में एक लाइन 1 है, एक लाइन, तो देखो जो ये वाले x और y वाले ये जो कोफिशिएंट, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप का क्या मतलब कि वो कितनी तिरछी है, जैसे कितना एंगल बना रही है एक्स एक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों लाइनों का स्लोप सेम है सर? क्योंकि स्लोप सेम होगा तो ये पैरेलल हो जाएंगी ना भाई, या तो पैरेलल हो जाएंगी या एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहेंगी। स्लोप सेम नहीं होता तभी तो इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इन लाइनों का स्लोप सेम नहीं है, यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या? दो चीज़ें स्लोप को डिसाइड करती हैं, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट, उन्हीं का रेशियो बराबर नहीं होएगा, यानी कि a1/a2 विल नॉट बी b1/b। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो स्लोप इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ इन दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल है क्या? जी इक्वल है, तो यहाँ पर a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/। बट मुझे एक बात बताओ, ये दो लाइनें बिल्कुल डिट्टो सेम है, a1/a इक्वल टू b1/b इक्वल टू c1/c। इन लाइनों का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y - 4 इज इक्वल, इसी को मैं डबल कर देता हूँ 4x + 6y - 8 इज इक्वल टू c। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तीनों का रेशियो सेम। क्यों? क्योंकि ये लाइनें ही सेम है। एक हिसाब से टेक्निकली देखें, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मार दी, सेम ही तो है। तो ये लाइनें ही सेम है, तीनों का रेशियो सेम। बट यहाँ पर स्लोप तो सेम है बट लाइनें सेम नहीं है। ये नहीं है कि तीनों सेम हो जाएंगे, विल नॉट बी इक्वल टू सेम है। अब ये प्रैक्टिकली कुछ समझ में आया कि नहीं? मैंने रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेसिक से नहीं बता रहा, और बेसिक से बताई जा सकती। और एक और बात बताऊँ, अब यहाँ पर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछता है आपसे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि चीज़ें कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 1 सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, नो सॉल्यूशन। तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि पैरेलल लाइनें हैं, एम की वैल्यू बताओ, सेम चीज़ लगाएंगे। सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, एम की वैल्यू बताओ, सेम कंडीशन लगाएंगे। वो ऐसे बोल देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें इनफाइनाइट जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, पता नहीं कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट। ये में क्या बोलेंगे इसको? अनगिनत हल। का बोलत रहा एग्जामिनर।
वो बोल रहा है कि भैया हैव नो सॉल्यूशन, बोले तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बोले तो स्लोप तो सेम है, इक्वेशन सेम नहीं है, अलग अलग लाइन है, तीनों का रेशियो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली वाले का एक्स कोफिशिएंट 18/7 विल बी इक्वल टू, स्लोप तो सेम है, -72, साइन को भी कंसिडर करना है, और शुड नॉट बी इक्वल टू, इसको भी ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं और ये इक्वेशन गलत करवा देती है, ये वाली कंडीशन। माइनस से माइनस कट गया, ये इसका 4 गुना है भैया, इसका 4 गुना, इसकी वैल्यू 28 होनी चाहिए वैल्यू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैं एक और चीज़ देखूंगा, इसकी वैल्यू 28 रखने पर कहीं ये इसके इक्वल ना आ जाए, क्या ये इसके इक्वल आ जाएगा? नहीं आएगा सर, फिर ठीक है, फिर बात बन जाएगी, इसकी वैल्यू 28, सर अगर ये 28 रखने पर इसके इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, कोई वैल्यू ही पॉसिबल ही नहीं है, एम की ऐसी कोई वैल्यू की नो सोल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ जाऊँ। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 10% इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट, ये तो इवन याद होना चाहिए, याद तो नहीं, मतलब याद तो क्यों ही होना चाहिए यार, मेंटली कर लोगे 2 सेकंड, फॉर्मूले से 10 × 10 माइनस 10 × फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, दिस फीट, एक पोल है इतना ऊंचा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए अपराइट टावर, एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का, वो है जी 60, और पोल की हाइट क्या है? पोल की हाइट है ये, इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 60 है तो ये भी 60 होएगा, जैसे ये 60 है, ये 30 होएगा। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट टोल वाज द टावर, जो टावर है ये कितना, इजी है, अगर 30 के सामने 60 है तो 60 के सामने क्या होगा? 60 रूट, और ये 24√3 है, ये भी होएगा 24, टावर की लंबाई क्या हो जाएगी? 4√3। हाइट एंड डिस्टेंस का भी इजी क्वेश्चन है। मोड पूछ रहा है भैया, बहुलक, जो बहुत बार आए, तो मुड़ मुड़ के आता रहे, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो जैसे मोटी मोटी नज़र मारेंगे उसी से आइडिया होगा। 13, 13 कितनी बार आया है? 13 2 बार आया है, या तो याद रख लो यार। 15 तो देखो बार बार नहीं आ रहा। 36 ऐसा कौन सा नंबर है नहीं आ रहा? 12, 27, 27 आ रहा है 3 बार, ठीक। 13, 30, कोई और कोई नंबर 3 बार नहीं आ रहा। क्वेश्चन कैसा है ये? इजी है, इसको भी जल्दी नहीं करना, इस क्वेश्चन को सब करेंगे और आपका ही गलत हो जाए कैसा फील, हर एक क्वेश्चन शांति से, हमारे लिए एक एक नंबर मैटर करता है, हम रिफंड में एक भी नंबर जाने नहीं देंगे, बिना वजह हम गलत नहीं करेंगे नंबर। क्वेश्चन हमें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं यार, फिर तो चलो गए मार्क्स, आता हो वो क्यों गलत करें। 6 years ago the ratio of ages of A to B was 7:5, 6 साल पहले ए और बी की उम्र का रेशियो क्या था? 7:5। 4 साल फ्रॉम नाउ, 6 years ago, यानी कि आज से 6 साल पहले, माइनस आज से 4 साल बाद, रेशियो इज 11:2। फिक्स पैटर्न के ऊपर है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने एजिज का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे? पहले इनका गैप सेम करेंगे, 2 का गैप, 2 का गैप सेम है, फिर ऐसे इक्वेट करेंगे। 5 और 9 में कितने का फर्क है? 4 में। रियल में ये और ये सिचुएशन में कितने साल का फर्क है? सर 6 और 4 10 का। ये सिचुएशन आज से 6 साल पहले की है, ये आज से 4 साल बाद की, 10 साल का। तो रेशियो में जो 4 है वो एक्चुअल में 10 है। कितने गुना है वो? या तो ऐसे करके देख लो, या डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि रियल चीज़ें 2.5 टाइम्स है रेशियो। अब मैं कहीं पर भी रेशियो को 2.5 टाइम करूंगा तो वहां की रियल वैल्यू आ जाएगी। उसने क्या पूछा है कि वर्तमान में ए की आयु बताओ, ठीक, ए की उम्र या तो यहां पर निकाल लो या यहां पर, उसके बाद वर्तमान में 0 के पास बता देना। तो इसको मैं 2.5 से गुणा कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा? 25 7 175, 17.5। ये 6 साल पहले की बात है, इसके अंदर 6 जोड़ दो, 23.5। आज ए की उम्र 23.5। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, इसको कर लोगे राउंड 1 में।
डेफिनेटली कर लोगे, मुझे पता है। मिसिस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव्स इतनी सैलरी, तो व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। अगर 30% सेव कर रही है तो 70% खर्च कर रही होगी। इसका 70%, इसका 10% इतना है। 7 गुणा कर दूं, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29 और 2 जीरो। इजी, आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली इफ ए सम ऑफ 6500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years। देखो, रेट है 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली और टाइम है 2। हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का रेट निकाल। अगर 1 साल का रेट 10% है तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगा 5%, यानी कि हर 6 महीने में सम 5% रहेगा। 5% कितने टाइम की बात हो रही है? 2 साल। यानी कि 4 बार, 2 साल में 4 बार 6 महीने में 4 बार 5% का ब्याज लगाना है। 4 साल की कंपाउंडिंग के बराबर का क्वेश्चन है। इसको कई तरीकों से किया जा सकता है, मैं आपके साथ सारे तरीके डिस्कस करूँ। इसके लिए क्या बेटर है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, ये क्वेश्चन डुएबल है ये क्वेश्चन, बट ये टाइम खराब करवा। आप इसको पहचान पाओगे कि कब कौन सा तरीका लगाएं। आपको 2-3 तरीके मैंने बताए हैं, आप सारे आते होंगे। कब कौन सा तरीका, सारे तरीके। उसने ये बोला है भैया फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली, आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही करना है और ऑप्शन दूर दूर हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है इफेक्टिव रेट वाला में। खास करके कब रहता है मैं आपको चलो पूरी बात सुनोगे तो ही आप समझ जाओ। कर लेते हैं, बने रहो। कि 4 बार 5% का हमने ब्याज लगा, अमाउंट पूछा है तो एक बार ब्याज निकाल लें, जोड़कर अमाउंट हम। और क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे ये डिपेंड करता है कि ये परसेंटेज क्या है। अगर ये परसेंट 10% होती है, तो एक तो आपको ये याद ही होना चाहिए कि अगर 10% का ब्याज 2 बार लगा है, 2 बार, तो 21% ब्याज लगेगा। अगर 3 बार लगा है तो 33.1% ब्याज लगेगा। अगर 4 बार लगा है तो 46.41% लगेगा। 10% का तो आपको याद ही होना चाहिए। तो 10% होता है तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर, या फिर रेशो मेथड से कर, बट ये 5% है और अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं ऐसे करना प्रेफर करूँ। 5 और 5, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये, या मन ही मन में लगा लोगे। 5 और 5 10.25%, यहाँ पर भी यही लग जाएगा 10.25। फिर आप लगाओगे 10 और 10 20, 20.5% प्लस 30 × 10/100। अब इसको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको 10 मान लूँ, ये 10.25 है, सिर्फ 10 मान लो, 10 × 10/100 फिर 1 आएगा। अब अगर मैं इसको 11 मान लूँ, भाई 10 से बड़ा है ना 11, अगर मैं इसको 11 मान लूँ तो 11 × 11 121, तो 121/100 आएगा, तो 1.2 आएगा। तो मुझे पता है ये 1.0 से बड़ा है, 1.2 से छोटा है। ठीक है, तो या तो आप 1.2 निकाल लो, आपको पता है इससे छोटा है, या फिर खाली 21.51 मान लो। मुझे पता है यहाँ पर मैं मिनिमम 1% मान सकता हूँ और मैक्सिमम मैं 1.2%। चलो एक बार मिनिमम 1% मान के देख लेते। मैं आपको ये मुझे पता है कि ये कितना मानने पर आएगा, 1.1 मानने पर आ जाएगा, बट आपको नहीं पता ना। मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जो उस वक्त आपकी स्टेट होगी, स्टेट ऑफ माइंड हो। तो 21.5% निकाल लेते हैं, इससे अपना उत्तर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसका, इसका 21.5%, इसका 1% कितना है? 65। ये लो 21.5 निकाल, 5 5 6 13 कम 13 2 1397.5। तो अगर 6500 के अंदर आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 78.9 से
तो जो 7897 आया है इससे बड़ा ही है उत्तर। मैंने 10 मान लिया था इसको, आपको पता है इससे बड़ा ही है, हो जाए ठीक है। या फिर 1.2 मान के कर लेते, उससे छोटा ही है। ये तरीका है। अब मैं आपको, तो ये तो हो गया अपना नेट इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव परसेंटेज वाला मेथड है। या फिर आपने देख लिया कि नेट इंटरेस्ट इन परसेंटेज। परसेंटेज में हमने ये देख लिया कि नेट कितना ब्याज बना। एक तरीका हो गया। हम बाकी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे कर लोगे, या फिर एक तो रेशो मेथड बता दूँ, रेशो मेथड बता देता हूँ, वो है ना। अगर मेरे पास यहीं पर ऐसे होता है कि जो रेट है वो हो जाती है 20%, तो फिर मैं रेशियो मेथड से इजीली कर लेता। अगर 20% मेरे को 4 बार भी निकालना पड़ता तो मैं क्या करता, सुनो जरा ध्यान। मैं इसका 20% निकालता। इसका 20% कितना होता, इसका 10% है 650, तो 20% हो जाएगा 1300। इसका 1300 निकाल, ठीक है। फिर मैं इसका फिर से 20% निकालता। मैं अलग अलग स्टेज के ब्याज निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल का 20% निकाला, इसका फिर से 20%, वो हो जाएगा 200। फिर मैं इसका फिर 20% फिर मैं इसका फिर 20% निकालता, 5.2 का डबल 10 और मैं इसको कर देता 4 इंटू 4 6 4 1, 4 इंटू दिस 6 इंटू दिस 4 इंटू दिस 1 इंटू दिस, और ऐसे करके मैं बता देता नेट ब्याज कितना। ये हो गया एक रेशियो मेथड से। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेशियो मेथड से ही इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? बिकॉज मुझे पता है कि 20% का मतलब है 1/5 और 4 बार ब्याज निकालना। तो मैं 5 की पावर 4 हर बार 1/5 हो रहा है, 5 की पावर 4 होती है। प्रिंसिपल में 625 मान। फिर पहले वाला इंटरेस्ट क्या बनेगा, I1, इसका 1/5 यानी कि सॉरी 125। फिर इसका फिर से निकालूंगा 1/5, फिर बनेगा 25। इसका 1/5 फिर 5, इसका 1/5 फिर 1। इसको मैं कर देता 4 6 4, तो क्या होता 500 150, हो गया 650 670 671, है ना। ठीक। तो अगर प्रिंसिपल इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो प्रिंसिपल बताएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इतने यूनिट की वैल्यू उसने दे दी, ये बता दी, या ये बता के ये बता। तो ऐसे मैं कर लूंगा 4641 रेशियो मेथड से, या फिर ऐसे। लेकिन कब, ये भी रेशियो मेथड ही हो गया, इमेजिनरी सिचुएशन बना ली। जब अपनी रेट ऐसी हो वो हमें तंग ना करे। अब रेट थी 5%, अगर 5% रेट है, अगर रेट 5% है तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 1/20, और 4 साल की बात कर रहे हैं तो 20 की पावर 4। प्रिंसिपल हो गया आपका कितना, 2 की पावर 4 16 और 4 जीरो। पहली स्टेज का इंटरेस्ट, इसका 1/20, एक तो जीरो खा लो और आधा कर दो, 20 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, 8000 बनेगा। फिर इसकी एक जीरो खा लो और आधा कर दो, फिर इसकी जीरो खा के आधा कर दो, जीरो खा के आधा कर दो, 4641। तो जब रेट थोड़ी सी गंदी सी होएगी तो ये ऐसा गंदा सा हो जाए, तो उस वक्त हम क्या कोशिश करेंगे, दो ही मेथड याद रखो, ये रेशियो मेथड हो गया और दूसरा भाई नेट ब्याज कितना बना है। अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो हमेशा ये जीत, ऑप्शन बहुत ही पास पास है, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा फिर रेशो। और करने के लिए, आवाज़ यार ये ना हो, माइक जरूरत नहीं होगा। और करने के लिए ऐसे भी डेफिनेटली कर ही सकते हैं। 5% 4 बार बढ़ाना था, अमाउंट निकालना है, वो कैलकुलेटिव बन ही जाएगा आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन बताओ। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कौन से नंबर से डिविजिबल है। 5 से तो है नहीं, 11 से मैं बाद में चेक करूंगा, 11 से के लिए पूरा ऐसा करना पड़ेगा। 16 से है कि नहीं, 8 से पहले चेक कर लेता हूँ, सिर्फ 3 डिजिट है, 8 दूनी 16। तो एक्चुअल में एग्जाम में मेरी यही अप्रोच रहेगी। ठीक है, 8 दूनी 16 8 7 तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, कितने क्वेश्चन कर लिए, क्या सिस्टम है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सी
कितने क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो मैं देखता हूँ। एक ये रहा स्किप जो किया है, और एक ये रहा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने स्किप किए। फिर ऐसे ही दिखा देता हूँ। ऐसे दिख रहा है ये? हल्का हल्का आइडिया लग रहा है ना? ये एचसीएफ एलसीएम वाला एक स्किप किया था, और एक नीचे ये वाला स्किप किया था, प्रोबेबिलिटी वाला। देखो 28 क्वेश्चन तो इसमें करने बनते थे बच्चे, विद इन टाइम, अगर वो अच्छे से स्ट्रेटेजी लगा के करने तो ये भी बनते थे, बट मिनिमम 27 तो कर लेने चाहिए, सही स्ट्रेटेजी लगा। बट एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो सही स्ट्रेटेजी नहीं लगा पाते, उसी की प्रैक्टिस, वही चीज़ बताने के लिए आया हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ इन वीडियोज़ को जो आपको करवा रहा हूँ। चलो अभी एक क्वेश्चन कर, उसने बोला है कि भैया इनका एचसीएफ बता दो। इसका एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हाईएस्ट नंबर जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ इसमें से और इसमें से हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन ले सकते हैं? तो एक तो मेरे को 9 दिख रहा है, 9 चौके 36, 9 निमे 81, 9 निमे 81, 9 एकम। तो इन दोनों में से एक तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। मैं मैक्सिमम चीज़ कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 9 चौके 36, 9 निमे 81, 9 निमे 81, 9 एकम 9। और कुछ कॉमन आएगा? एक्स और वाई को छोड़ दो, इन नंबर्स में से ऐसी कोई चीज़ तो यहाँ से भी कॉमन आ जाए, यहाँ से भी कॉमन आ जाए, नहीं आएगी। अब और भी कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब ये बोल रहा है एक्स और वाई का एचसीएफ जो है वो है 15। इसका मतलब एक्स और वाई में से मैं 15 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स और वाई होते, मान लो ऐसे होता 4 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का एचसीएफ 15 है, यानी कि इनमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी 15 कॉमन ले पाता। क्यों? क्योंकि एक्स को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू ए, वाई को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू बी। इनका एचसीएफ 15 है। देखो 15 कॉमन आ जाएगा। एक्स और वाई के अलावा किसी भी चीज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब इनमें से वही कॉमन आएगा जो एक्स और वाई में। लेकिन अगर उसने इनकी पावर 2 कर दी तो आप सिर्फ 15 नहीं ले सकते। यहाँ पर एक्स 2 बार आ गया, यहाँ पर वाई 2 बार आ गया, तो आप 15 की पावर 2 कॉमन ले पाओगे। अगर उसने क्यूब कर दिया होता तो आप 15 की पावर 3 कॉमन ले पाते दोनों। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई? अगर सर उसने ऐसे कर दिया होता 4x क्यूब माइनस 9y स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे पता है कि 15 3 बार पड़ा है, यहाँ पर 2 बार पड़ा है, तो मैं एटलीस्ट इतनी गारंटी तो ले सकता हूँ कि 2 बार 15 दोनों जगह है। हो सकता है ये क्यूब करने से कुछ और भी तिकड़म बैठ गया हो, क्योंकि यहाँ पर 9 भी है, बट वी कैन बी श्योर कि 2 बार तो 15 उठा सकते। ठीक है, तो पावर डबल करी है, तो वैसे नॉर्मली एक्स और वाई में 15 कॉमन है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में 15 स्क्वायर, यानी कि 2 बार कॉमन यहाँ से निकलाएगा। दोनों यहाँ पर भी 2 बार 15 है, यहाँ पर भी 2 बार 15, यहाँ पर भी 2 बार 15, यहाँ पर भी 2 बार 15, तो 2 बार 15 तो आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। सर आपको कैसे पता ना? तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है एक्स और वाई का अगर एचसीएफ 15 है, तो अगर मैं एक्स को 15 ए बोल लूँ और वाई को 15 बी बोल लूँ, तो इसका मतलब एक्स और वाई में 15 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में। क्योंकि अगर ए और बी में कुछ कॉमन निकला, मान लो 2 कॉमन निकला, तो एचसीएफ फिर 30 होना चाहिए ना। तो इस एचसीएफ बड़े से बड़ा नंबर है जो इनमें कॉमन है, 15 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 बार 15 निकाल लिया, फिर इनमें कुछ कॉमन नहीं बचा, तो ये है इनका एचसीएफ। अब ये बंदा बोल रहा है इनका जो एचसीएफ है वो किससे डिविजिबल है? साफ साफ दिख रहा है 135 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 15 नहीं में 135 होता है डिविजिबल। क्लियर है भाई? तो मैंने एक क्वेश्चन स्किप क्यों किया कि कोई भी क्वेश्चन, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मुझे ऑनेस्टली बताना, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया थोड़ा सा ये टाइम ले रहा था, तो आपको ये लगा होगा ना यार पता नहीं टाइम टेकिंग लग रहा है ये वाला टेस्ट, बट उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको पता चला बहुत सारे इजी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में भी होता है, और ये रियल एग्जाम है। उस दिन ये फर्स्ट आया था, मैंने फर्स्ट पे ही ले लिया। तो ऐसा होता है, ये नहीं है कि एग्जामिनर प्लान करता है ना। अच्छा एग्जामिनर अरे वो रैंडमली क्वेश्चन देता है, ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं तो डालेगा इसको। तो अगर इसको आप स्किप करके भी आगे बढ़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा स्किप करने में दिक्कत नहीं है, उसको गलत जगह जल्दी करने में दिक्कत।
ये कर लिया भाई हमने, अब ये कर लेते हैं भाई। फ्लैट टेस्ट 2, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी आर दीज। तो देखो, इसने बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो 3 बंदों को प्रॉब्लम दी है, तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं। देखो, सपोज इसने भी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, इसने भी कर दी और इसने भी, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्या? हो गई, तीनों ने कर दी। अगर मान लो इसने नहीं करी और इन दोनों ने कर दी, तो क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गई? हो गई, क्योंकि 2 लोगों ने कर दी। तो यही पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कोई भी एक सोल्व कर देगा तो मतलब कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। उसने ये नहीं बोला ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। मैंने 3 स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया कि चलो भाई ये करके लेकर आओ, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। एक ही बंदा सोल्व करके लेकर आ पाया, हाँ सोल्व तो कर दिया तुम लोगों ने, ये वाला सीन है। तो अगर ए सोल्व ना कर पाए, ये 2 सोल्व कर दें, या फिर बी सोल्व ना कर पाए, दोनों कर, एक तो मैंने ले लिया तीनों सोल्व कर दें केस, एक मैंने ले लिया एक सोल्व ना करे, एक बार ये सोल्व ना करे, एक बार ये सोल्व ना करे, एक बार ये सोल्व ना करे, एक सोल्व ना करेगी तीनों केस। अब मैंने ले लिया कि एक ही सोल्व करे, ठीक है, सिर्फ ए ने सोल्व किया, सिर्फ बी ने सोल्व किया, इसने सिर्फ सी ने सोल्व किया, तो ये सारे केसेस हैं जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और ऐसा कौन सा केस है कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो? सर ये वाला, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, तो टोटल ये सारे केस बन सकते हैं। और एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है इनकी प्रोबेबिलिटी, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, हम इनकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। बट इजी क्या रहेगा, जो सारे केसेस होते हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी होती है 1। 100% चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक होगा, या तो एक भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेगा, या एक करेगा, या 2 करेंगे, या तीनों कर लेंगे। और इसके अलावा क्या हो सकता है? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, इस केस की, उसको एक में से घटा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेगा, तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, ना करने की है 4/7। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी भी सोल्व नहीं करेगा। अब यहां पर कई बच्चों को लगेगा सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये तीनों इवेंट होने जरूरी हैं, ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, एंड की सेंस है तो गुणा आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि ए सोल्व ना करे और बी सोल्व ना करे और सी ना करे, ये तीनों होना चाहिए। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी सोल्व नहीं करेगा? 1 - 1/5, 4/5, और इसको मैं 1 में से घटा, सिंपल दैट विल बी उत्तर। ठीक, कटेगा क्या ये? 1 - 5/9, अरे थोड़ी देर की खुशी थी। 4/7, 4/9, 4/5, कटेगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 5 कितना 40, 7 5 35, 28 और 3 30, 315 में से इसको घटा दो। ठीक, क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? तो अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। नंबर 1, एक तो नंबर 1 यहाँ तक बच्चे बहुत कम पहुँचे होंगे। कंटेंट को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड तक पहुँचना सबके बात नहीं होती। मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि इससे कुछ इंप्रूवमेंट मिला है, कुछ बातें समझ में आई है कि नहीं, कमेंट के थ्रू, ठीक है, ताकि मैं उसको पढ़ के अगर और आगे बेटर डिसीजन लेने हैं मैं वो डिसीजन ले पाऊँ। एंड और ये ज़रूरी है भाई साहब, ऐसे सुन के मत भाग जाना सिर्फ। इतनी देर मैं बोल रहा हूँ, कितनी देर होगी? तो ये 1:24, ताकि कल फिर 1 घंटा 24 मिनट दूँ तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो पाए। तो फीडबैक डेफिनेटली देना, जो भी आप फील कर रहे हैं वो सारा। दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अभी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कुछ भी आप बताओ, मैं उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन वीडियो की फॉर्म में लाऊं या अगले मॉक में डिस्कस करूं। बिंदास चल रही है, कोई प्रॉब्लम फॉलो नहीं कर रहे वो भी लिख सकते, ठीक है, और लाइक कर सकते हो वीडियो को। दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, कल शाम को।
खुद बना कर लाऊंगा बढ़िया मॉक। बाय बाय, पढ़ते रहो भाई।